चलिए अभी हम फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करते हैं। अच्छा पहले तो बेटा जो अभी तक हमने पीछे 2 दिन में पढ़ा है उसी की थोड़ा सा समरी मैं आपसे शेयर करके फिर हम आगे जो है ना वो अपनी बात को इंशाल्लाह ताला बढ़ाते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हों जिन्होंने पहले डेमो क्लासेस नहीं ली और आज उनकी पहली क्लास हो ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर अगर किसी ने ली है तो चलो उसकी एक जो है ना वो बेसिक रिवीजन जो है ना वो हो जाए। अच्छा पहले सबसे पहले तो बेटा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कि हमारी कोर्स आउटलाइंस जो है ना वो क्या हो, मतलब ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट एरिया होगा। इसको मैं दोबारा इधर दिखने लगा हूँ। अब मुझे बेटा सॉरी सिर्फ हाफ मिनट में मैं दरवाजा बंद कर। सॉरी बेटा ये बेटा हमारा मेन सिलेबस है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। यानी ये हमारे जो 3 टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, ये बेटा कंप्लीट करना है। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का हमने प्रीवियस जो एग्जाम है उसको पैटर्न के हिसाब से हमने सेक्शन 9 से लेकर 65G तक ये हमने बेटा करना है। एक चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरे नंबर पे बेटा अब हम जो इसके अलावा कुछ चीजें होंगी वो बेटा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन। एक्सक्यूज मी सर, माजरत के साथ ये बोर्ड जो है वो पूरा विजिबल नहीं है। अच्छा ये बेटा फिर मैं इसकी थोड़ी डायरेक्शन चेंज करें या फिर ऐसे करते हैं अब अब बेटा बेहतर है सर। जी सर, अब बिल्कुल ठीक। अब ठीक है। बिल्कुल ठीक। जी सर, थैंक यू। अब मतलब मैं नजर नहीं आऊंगा, कोई इशू नहीं है, आपको बोर्ड नजर आना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बेटा लिखनी है। ठीक हाँ सर। अच्छा ये बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन और आगे बेटा होगा FBR ऑर्गेनोग्राम और इसके फंक्शंस। एक बेटा जो इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, वो बेटा होगा फिजिकल पॉलिसी एंड टैक्स रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। काइंडली सब लोग अपने माइक प्लीज ऑफ कर दें, स्क्रीन चली जाती है बार बार। अच्छा ये बेटा ये 3 जो हमारे टैक्स लॉज हैं उनके अलावा ये 2-3 चीजें बड़ी छोटी छोटी हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन, FBR ऑर्गेनोग्राम एंड फंक्शंस
और फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्स रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। ये भी बेटा मतलब छोटे छोटे एरियाज हैं, इनको भी हम डिटेल से जो है ना वो डिस्कस करेंगे। यानी ये हमारा टोटल जो है ना वो 6 चैप्टर्स का टोटल सिलेबस होगा। अच्छा, अब हमने चूंकि इसकी समरी में हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम बगैर किसी मतलब डिटेल जो है ना वो अपना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 2 जो है ना वो हमने शुरू करना है। उससे पहले मैं बेटा जो है ना वो जुबानी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जो कल चीजें हमने डिस्कस की हैं, कि हमने टैक्स को एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की कल कोशिश की कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगी। इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन को आप नेशनल टैक्स नंबर कहते हैं, सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन में आप STRN होल्डर कहलाते हैं। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर बेटा आपको मिलता है। उसके बाद आप अपनी रिटर्न्स जमा करवाते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न्स सालाना होती है। हमने एक टैक्स ईयर का कंसेप्ट पढ़ा कि टैक्स ईयर्स क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर्स जैसे फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का जो माली साल है ये टैक्स ईयर 2021 कहलाएगा। जो जून का माली साल का वर्ड होगा वो टैक्स ईयर्स को इंडिकेट करेगा। पहले रजिस्ट्रेशन के बाद आप बेटा रिटर्न जमा करवाएंगे। जब आप रिटर्न जमा करवाते हैं तो हमारे यहाँ यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम है। यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम में बेटा किसी भी टैक्स पेयर को ये लीगल राइट है कि ही मे डिक्लेयर बट ही और शी वांट्स टू डिक्लेयर। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि अपनी मैं बात करता हूँ, अगर मैं 1 लाख रुपया आमदनी शो करना चाहूँ तो तब भी सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। मैं 50 लाख शो कर दूं तब भी सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। बाद में अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है या रैंडम जो बैलेट के जरिए मेरा ऑडिट हो सकता है, ऑडिट में फिर मेरी रीअसेसमेंट होगी। रीअसेसमेंट के बाद डिपार्टमेंट रिकवरी की कोशिश करेगा और टैक्स पेयर अपील की तरफ चला जाएगा। अपील के मुख्तलिफ एपलेट फोरा है, उसका एक प्रोसेस है क्योंकि जिसके जरिए अपील की जाती है। रिकवरी का भी ऐसे ही एक प्रोसेस है। तो ये एक सारा जो है ना वो साइकिल चलेगा। फिर हमने विद होल्डिंग टैक्स की थोड़ी सी बात की, रिफंड की हमने बात की कि वो क्या चीज है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स और पावर्स की हमने मतलब हल्की सी बात की। फिर हमने इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश की कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जिसकी आमदनी है उसी की ही जेब से वो उसको देना पड़ेगा। सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, ये कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है। अगर मैं एक कोल्ड ड्रिंक या बेवरेज इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसका टैक्स मैं दे रहा हूँ, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, कोई भी मल्टी नेशनल या नेशनल कंपनी है ऑफ एनी प्रोडक्ट, तो डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरर से टैक्स लेगा। उसमें हमने इनपुट टैक्स को, आउटपुट टैक्स को, जीरो रेटेड को, एग्जेम्प्ट को, टैक्सेबल को, इन चीजों को हमने हल्का सा जो है ना वो डेमो में ये सारे कंसेप्ट मैंने थोड़े थोड़े आपको देने की कोशिश की है, क्योंकि सारा आगे हमारा आज का जो टॉपिक है और आगे जो भी हमारी चीजें हैं बेटा ये सारी इन्हीं ही कंसेप्ट के ऊपर जो है ना वो चल रही है। ठीक है जी, अभी आपके पास जो बेटा मटेरियल भी मौजूद है, मेरे पास भी वही इधर मौजूद है। तो आज हम हमारा सेक्शन 2 इधर मैं ऊपर लिखने लगा हूँ। बेटा सेक्शन 2 है ये हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। इसके अंदर डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन ही हम पढ़ेंगे, दूसरी बिस्मिल्लाह करके हम शुरू करते हैं। अकामुलेटेड प्रॉफिट। ये अकामुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है? अब इसकी बेटा जो लॉ के अंदर लैंग्वेज रखी हुई लिखी हुई वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं सिर्फ आपको सिंपल समझाने के लिए जो है ना
सर एक्यूमुलेटेड मतलब सम होता है ना सर, सम टोटल प्रॉफिट मतलब। जी बेटा। सर एक्यूमुलेटेड मतलब टोटल प्रॉफिट ना सर, सम जो होता है सर। नहीं बेटा सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई क्लियर, दोबारा पूछें। सर मैं कह रहा हूँ एक्यूमुलेटेड मतलब सर जो सम होता है ना, मतलब टोटल प्रॉफिट। जी जी। ठीक है सर, नहीं बेटा, इसके थैंक यू। अंदर लॉ की लैंग्वेज में डिफरेंस होगा। अच्छा अभी ठीक है सर, ठीक। हाँ, ये अभी हमने उसको अब हमने ये जितनी भी डेफिनेशन है ना बेटा, उनको लॉ की लैंग्वेज से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ठीक इसकी है सर, ठीक है। कुछ कुछ चीजों की जो अपरेंट मीनिंग है और लीगल मीनिंग है वो एक जैसी होगी, लेकिन कुछ में मामूली डिफरेंस होगा। ठीक है ना? ठीक है सर, जी हाँ। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे बेटा अकमुलेटेड प्रॉफिट, अपेरेंटली तो यही लगता है कि अकमुलेटेड प्रॉफिट मीन सम ऑफ प्रॉफिट ना, कि किसी एक बंदे को अगर एक चीज से प्रॉफिट 100 रुपया आ रहा है, किसी और जगह से उसको 50 रुपए आ रहे हैं, किसी और जगह से उसको 20 रुपए आ रहे हैं, तो तीनों को हम इकट्ठा करेंगे तो वो अकमुलेटेड प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक ऐसा है ही ना? है सर, बिल्कुल। Apparently ये है, लेकिन यहाँ पे लॉ की लैंग्वेज में थोड़ा सा इसका कंसेप्ट, इसमें 2-3 पॉइंट्स और हैं, बाकी मतलब इसका वही है जो आप कह रहे हैं ना, लेकिन उन 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 पॉइंट्स को बेटा अंडरस्टैंड करना जरूरी है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, क्योंकि ये डेफिनेशन हमने वही अंडरस्टैंड करनी है जो इसके अंदर मौजूद है ना, इसमें हम ठीक है सर। अपनी बात नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अंदर बेटा क्या है कि ये कह रहा है जी इन रिलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ ए डिविडेंड। एक तो ये बात कर रहा है डिविडेंड की। यार डिविडेंड अपना बेटा माइक होता है बंद कर दे कंपनी सर, का यार प्रॉफिट। बार बार माइक क्यों को ओपन कर रहे हो, कुछ इंडिविजुअल्स के बोलना प्रॉफिट नहीं। के लिए वर्ड यूज नहीं होता। डिविडेंड कंपनी जो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है ना अपने डायरेक्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, वो डिविडेंड कहलाता है। अब इसके अंदर कह रहा है एक डिविडेंड प्लस बेटा इसके अंदर होगा सर अमाउंट। यार ये अपने माइक बंद कर दे काइंडली यार। डिविडेंड सर ये प्लस माइक की अमाउंट वजह से बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है सर, काइंडली ये प्लस आप डिडक्शन और एग्जेम्पशन। अब जब बेटा हम अकमुलेटेड प्रॉफिट की बात करते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 1 के तहत, तो अकमुलेटेड प्रॉफिट बेटा क्या है, अब इसकी हम रीडिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये 3 वर्ड लिखे हैं, इनको आपने ज़हन में रखना। अब डेफिनेशन में क्या है, इन रिलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ ए डिविडेंड इंक्लूड्स क्या क्या चीज है, उसका क्लास ए है एनी रिजर्व मेड अप होली और पार्टली ऑफ एनी अलाउंस डिडक्शन और एग्जेम्पशन एडमिसिबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस। कि कोई अगर एग्जेम्पशन है आपको मिली हुई किसी भी कंपनी को, या उसको कोई अलाउंस मिला हुआ है किसी किस्म का, कंसेशनल अलाउंस मिला हुआ है, या उसकी कोई ऑलरेडी डिडक्शन हुई हुई है, जैसे विदहोल्डिंग के सेंस से हम बात करते हैं, तो वो सारी चीजें उसके अकमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट होंगी। आगे नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लास ए बी एंड सी सो ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इनकम एंड गेन्स ऑफ ए ट्रस्ट अप टू द डेट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन और सच पेमेंट एज द केस में बी। इसमें वही बात है कि ऑल प्रॉफिट्स को आप सम करेंगे तो वो अकमुलेटेड प्रॉफिट होगा। लास्ट में बेटा देखेंगे आप इंक्लूडिंग इनकम एंड गेन्स ऑफ ए ट्रस्ट अप टू द डेट ऑफ इट्स लिक्विडेशन। अब आपने इसमें इस डेफिनेशन में सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं सिंपल। एक तो बात ये कि अकमुलेटेड प्रॉफिट मींस प्रॉफिट फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, उसमें आप ऐड करेंगे इफ एनी एग्जेम्पशन टू दैट कंपनी, अगर उसको कोई डिडक्शन उसकी हुई हुई है तो वो भी उसका प्रॉफिट होगा। जो उसका उसकी टोटल इनकम है वो भी उसका प्रॉफिट है, और उस इनकम के अलावा उसका कोई गेन है तो वो भी उसका अकमुलेटेड प्रॉफिट होगा।
गेन का मतलब बेटा क्या होता है? गेन का मतलब कैपिटल गेन भी हो सकता है। अब कैपिटल गेन की क्या डेफिनेशन है कि अगर वो आगे हम सेक्शन 37 में पढ़ेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, कि अगर कोई कंपनी ने किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है और 2 साल बाद उसने उस चीज को बेच दिया है, तो उसके ऊपर उसको जितना प्रॉफिट आया वो उसका गेन बन जाता है। यानी एक कंपनी डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेसेस जो है ना वो भी कंडक्ट कर रही होती है, तो वो उसको सारे को सम करके तो हम कहेंगे कि जी ये अकमुलेटेड प्रॉफिट है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है जी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की। ये बड़ी सर इंपॉर्टेंट काइंडली ये डेफिनेशन। थर्ड क्लॉज दोबारा आप रिपीट कर दीजिएगा सर काइंडली। जी बेटा। सर इसके अंदर एक इनकम एंड गेन ऑफ ट्रस्ट अप टू द डेट ऑफ इट्स लिक्विडेशन, सर ये काइंडली आप इसे जरा इजी वे में समझा दीजिए। इसका बेटा इसका मतलब ये है कि उसकी इनकम एंड गेन्स ऑफ ए ट्रस्ट अप टू द डेट ऑफ इट्स लिक्विडेशन, कि जो उसका कोई भी गेन है ना, गेन ऑफ ए ट्रस्ट अप टू द डेट ऑफ इट्स लिक्विडेशन। अब लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी आप में से कोई बंदा समझता है? सर जब सेल आउट करते हैं कोई चीज को हम लोग, हाँ जी। यानी वो जब आपकी ट्रांजैक्शन होती है तो उसको आप लिक्विडेशन कहते हैं ना। एसेट की कन्वर्जन इनटू कैश, ये लिक्विडेशन कहलाती है। जी बेटा। एसेट कितनी स्पीडली कन्वर्ट होता है या सेल होती है तो कैश में कन्वर्जन होती है उसकी, उसको लिक्विडेशन कहते हैं। जी बेटा। easy to convert in a cash. नहीं उसमें सर जो जब कंपनी वाइंड अप होती है तो उस वाइंड अप होने के उसमें लिक्विडेशन कहते हैं उसे। नहीं बेटा मैं आपको बताने लगा हूँ इसमें अब इसकी ना जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो आप सारे लोगों की माशाल्लाह ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिक्विडेशन को आप 2-3 कंटेक्स्ट में लेंगे। एक कंटेक्स्ट में तो ये होगा कि जैसे आप कहते हैं कि जी के कंपनी ने कोई एसेट्स लिया है तो उसको बाद में वो किसी शक्ल में कैश में आगे सेल कर देती है तो वो उसकी लिक्विडेशन है। ठीक है। नंबर 2 क्या होगा कि अगर कोई कंपनी डिसॉल्व हो जाती है तो उसके जो टोटल एसेट्स हैं उनका जो टोटल गेन है वो भी उस कंपनी के अकमुलेटेड प्रॉफिट में ही जो है ना वो जाएगा। नंबर 3 क्या होगा कि अगर कंपनी ने कहीं कुछ सिंगल इन्वेस्टमेंट अलग की हुई है तो उससे जो उसको गेन आएगा तो वो जब उसका जितनी भी मैच्योरिटी टाइम है उसका वो मैच्योर होके वो बेटा उसकी टोटल इनकम का हिस्सा बनेगा, वो उसका अकमुलेटेड प्रॉफिट का वो चीज पार्ट बनेगी। इसमें कोई बेटा कंफ्यूजन? सर अभी भी कंफ्यूजन है सर थोड़ी। जी बेटा बोले। सर ये जो अभी आपने एक्सप्लेन किया सर, ये जो थर्ड पार्ट सर अभी भी आपने जो कहा कि कंपनी जब आप सोल्ड आउट करते हैं जो उससे गेन्स, सर ये बात मुझे समझ नहीं आई। तो जब सोल्ड आउट करते हैं उसके बाद गेन्स कैसे? नहीं मैं बेटा ये कह रहा हूँ ना, गेन्स बेटा ऐसे है ना कि कोई कंपनी जब अपने डिफरेंट एसेट्स परचेज करती है किसी स्टेज पे वो डिसॉल्व हो जाती है, किसी स्टेज पे वो डिसॉल्व हो जाती है या कंपनी अपना सारा बेटा एसेट्स बेच देती है, तो जो अपनी उसकी बैलेंस शीट में उसने अपना एक एसेट्स लिखा हुआ कि जी मेरा ये एसेट्स बेटा 100 मिलियन का है, लेकिन वो बेटा उसका एसेट्स बिक जाता है 120 मिलियन का, तो वो जो 20 मिलियन है वो उसकी बैलेंस शीट में एक्सेस में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल सर बिल्कुल। वो बेटा उसकी आएगा ना, बैलेंस शीट के एक्सेस में आएगा वो। तो अगर उस साल का कंपनी अपना अकमुलेटेड प्रॉफिट बनाएगी, जब अपनी रिटर्न जमा करवाएगी तो उस जो 20% उसकी वो एक्सेस चीज है वो बेटा उसका पार्ट ऑफ इनकम बनेगी। क्योंकि देखें बेटा पता क्या होता है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कुछ चीजों की बेटा बुकश वैल्यू होती है कम। कंपनीज अपनी बैलेंस शीट में कुछ चीजों की, फॉर एग्जांपल उनकी एक लैंड है उन्होंने 10 साल पहले खरीदी, 10 साल पहले उन्होंने बेटा वो खरीदी 5 लाख रुपया फी मरला के हिसाब से, कमर्शियल जगह थी, ठीक है ना।
उसको उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में उसी ही वैल्यू को वो लेकर आ रहे हैं। अगर कंपनी किसी स्टेज पे उसमें से कुछ पार्ट वो अगर कंपनी सेल कर देती है तो उसकी सेल हो रही है 2021 में, तो 2021 में बेटा वो 5 लाख रुपया फी मरला तो नहीं बिकेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल जी सर। तो ये बेटा डिफरेंस होता है। बुकश जो बैलेंस शीट के अंदर कंपनी अपनी डिक्लेरेशन देती है और जो ऑन ग्राउंड होता है उसमें बेटा डिफरेंस होता है। अगर वो कंपनी किसी स्टेज पे वो ट्रांजैक्शन अपनी डॉक्यूमेंटेड कर लेती है, उसने एक चीज सेल कर दी, तो फिर तो जहरी बात है उसका जो टोटल गेन है वो उधर आएगा ना उसका। यानी ये इसमें कोई इतनी जो है ना वो मतलब मुश्किल चीज नहीं है। आप इसमें काइंडली इतना ज्यादा ना कंफ्यूज हो कि अकोमोडेटेड प्रॉफिट को आप सिंपल ये समझ लें कि उसका टोटल इनकम के अलावा उसका कहीं से भी गेन, उसका वो पार्ट ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट जो है ना वो बनेगा। अब बेटा गेन में ये भी होता है ना कि अगर कंपनी किसी को लोन दे देती है, उस लोन के ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी उसका गेन है। सही। सर ये डिडक्शन जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में डिडक्शन, ये विदहोल्डिंग टैक्स की शक्ल में डिडक्शन एक प्रॉफिट हो जाएगा बेटा उसकी बेटा जितनी भी विदहोल्डिंग टैक्सेस की शक्ल में उसकी बेटा जितनी भी डिडक्शन हुई है वो उसका अकोमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट प्रॉफिट। ठीक बिल्कुल। और अगर उसको किसी की कोई एग्जेम्पशन हासिल है तो वो भी डेफिनेटली गेन होगी। और अगर उसको कोई अलाउंस मिला हुआ है, अलाउंस को हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे अलाउंस की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। अलाउंस का मतलब बेटा ये है कि कुछ पार्टिकुलरली सेक्टर्स को गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव दे देती है कि जी फलां सेक्टर में अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करेगा तो हम उसको इतने टाइम के लिए जो है ना वो 50% या 40% सॉरी टैक्स में वैसे ही कंसेशन दे देंगे। ठीक है ना? तो वो ऐसी चीजें जो है ना वो मतलब वो सारी ही उसकी अकोमुलेटेड प्रॉफिट का हिस्सा होंगी। अब ये मतलब ऑब्जेक्टिव में वो पूछ सकता है आपसे, ये जो 3-4 पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किए हैं ना, ये एक्सप्लेन करने का मकसद यही है कि ये ऑब्जेक्टिव में ये पॉइंट पूछा जा सकता है। ठीक है ना? नीचे वो ये पूछ सकता है कि एनी लॉस डिडक्शन या एग्जेम्पशन विल बी मतलब पार्ट ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट। सर ये जो सब्सिडीज देती हैं गवर्नमेंट मुख्तलिफ किसानों को या मुख्तलिफ सेक्टर्स को सब्सिडी देती है, वो सर अलाउंस में आएगा कि एग्जेम्पशन में आएगा? नहीं, वो बेटा और चीज होती है। वो बेटा और चीज होती है, वो अलाउंस में नहीं है। सब्सिडी इज समथिंग एल्स। ये हम फिस्कल पॉलिसी में पढ़ेंगे कि सब्सिडी क्या होती है। आप बेटा ऐसे करें, अभी हम इसको आगे चलाते जाते हैं, जो क्वेश्चन होगा आपने बेटा नोट कर लेना। आखिर में हम क्वेश्चन आंसर सीरीज रखेंगे बेटा। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, ताकि फिर हम ना कंफ्यूज ना हो। अच्छा, नेक्स्ट बेटा है, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन जो है ना एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की। ATLB इसको कहते हैं बेटा। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। अब इसकी बेटा डेफिनेशन हम इधर पढ़ते हैं जनाब। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट मींस द लिस्ट इंस्टीट्यूटेड बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 181A and includes such list issued by the Azad Jammu and Kashmir Central Board of Revenue or Gilgit-Baltistan Council Board of Revenue। ये मतलब सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सॉरी बेटा, कि उन टैक्स पेयर्स की लिस्ट जो बोर्ड नोटिफाई करता है किस सेक्शन के तहत, अंडर सेक्शन 181A ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब इसमें ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है कि वो ये पूछ सकते हैं कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट मींस द लिस्ट इंस्टीट्यूटेड बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन सो एंड सो। वो नीचे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा 181, 180, हो सकता है वो 114 कर दे, 116 कर दे, जिन सेक्शंस के तहत आप रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाते हैं।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपने ये ज़हन में रखना है कि अंडर सेक्शन 181A के तहत जो बोर्ड लिस्ट अपने टैक्स पेयर्स की एनुअली इशू करता है उसको हम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट कहते हैं। अब होती है बेटा कैसे इशू होती है कि अब इस वक्त तक आपको बोर्ड की वेबसाइट पे टैक्स ईयर 2020 तक के लोगों की जो रिटर्न्स है ना वो उनका ATL स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, यानी 2020 तक की रिटर्न, क्योंकि 2021 बेटा जो अभी जून कंप्लीट हुआ है उसकी रिटर्न अभी अब ड्यू हुई है। अब इसको चूंकि 30 सितंबर तक लोगों ने अपनी रिटर्न्स जमा करवानी है, जब अपनी रिटर्न्स ये जमा करवा देंगे तो फिर इनकी ये टैक्स ईयर 2021 की लिस्ट भी अपडेट हो जाएगी। आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे दोस्त अहबाब इसके बारे में पूछेंगे इंशाल्लाह जब आप जॉब में आएंगे कि अगर फॉर एग्जांपल जिसकी हमने कल बात की थी रजिस्ट्रेशन टैक्स की, कोई मतलब आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो लोग कहते हैं कि यार मैं अगर एनटीएन मैंने बनवाना है, क्यों बनवाना है जी, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मुझे रजिस्ट्रेशन का टैक्स कम पड़ेगा। जो बेटा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद है उनका विदहोल्डिंग टैक्स हाफ है किसी भी चीज का, यानी अगर 236 के जो है टैक्स हमारा प्रॉपर्टी की परचेज का, वो बेटा जो ATL पर बंदा मौजूद है उसका 1% है, जो नॉन ATL है यानी नॉन एक्टिव है उसका बेटा 2% है। इसको डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है ना वो जो NTN होल्डर नहीं है या अपनी रिटर्न्स जमा नहीं करवाते टाइम पे, तो उन्होंने फिर विदहोल्डिंग टैक्स का रेट उनके लिए बेटा हाई रखा हुआ है। इसमें अब एक डिफरेंस आपके ज़हन में होना चाहिए कि जो सिर्फ NTN होल्डर होना एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की अलामत बेटा नहीं है। नेशनल टैक्स नंबर बेशुमार लोगों ने पाकिस्तान में लिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन रेगुलर जो आपके रिटर्न्स फाइलर हैं बेटा वो कम है। तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में बेटा वही आएगा जो रेगुलर अपनी रिटर्न्स फाइल करता है। अब जो फॉर एग्जांपल अब आपका कोई एक दोस्त है उसने बेटा 2020 की रिटर्न जमा नहीं करवाई, अब वो कोई करवाना चाहता है तो वो कैसे करवाएगा, उसके लिए एक लेट फी सरचार्ज रखी हुई उन्होंने कि 1000 वो जमा करवाएगा नेशनल टैक्स में चालान, तो उसको जो है ना वो ATL सरचार्ज उसको कहते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट सरचार्ज, 1000 रुपया वो जमा करवाएगा, उसके बाद वो अपनी रिटर्न जमा करवाएगा तो वो फिर ATL में आ जाएगा। ये बेटा इसमें है। नीचे जो उन्होंने बात इसमें बताई हुई है जिसमें इंक्लूड्स इशूड बाय द आजाद जम्मू एंड कश्मीर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, AJK का अलग सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो एक ऑटोनॉमी अलग जो है ना अपने तौर पर वो काम करते हैं। उधर उनके AJK काउंसिल के अलग ऑफिसर्स होते हैं, कुछ हमारे FBR के IRS के ऑफिसर्स वहां पे डेपुटेशन पे बेटा जाते हैं। आगे नेक्स्ट बेटा इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कि वो सारियां ये सारे यानी FBR भी, AJK काउंसिल भी और गिलगित बल्तिस्तान भी जो अंडर सेक्शन 181A अपनी लिस्ट डिस्प्ले करते हैं, नोटिफाई करते हैं, उस लिस्ट को हम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारी डेफिनेशन है अमलगमेशन की। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, लिखने में बहुत जो है ना वो लंबी चौड़ी लिखी हुई बेटा, आपने इसमें जो है ना वो नहीं कंफ्यूज होना। मैं इसको आपको यहाँ पे जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ बड़े सिंपल अल्फाज में। ये बेटा अमलगमेशन, जैसे कि लफ्ज अमलगमेशन इंग्लिश के वर्ड से भी मतलब इसका मीनिंग्स जो है ना वो मर्जर है, एक या एक से ज्यादा चीजें हैं जब वो आपस में मर्ज होती हैं तो उसको आप अमलगमेशन कहते हैं।
यहाँ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की लैंग्वेज में अमलगमेशन का क्या मतलब है कि जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका आपस में मर्ज हो जाने वाले प्रोसेस को आप अमलगमेशन कहते हैं। बहुत सिंपल है। अब इसमें अमलगमेशन के रिजल्ट्स में दो चीजें जो है ना वो भी साथ ही मर्ज हो जाएंगी। वो दो चीजें बेटा कौन सी हैं? एक तो अमलगमेशन मींस बेटा मर्जर है, मर्जर ऑफ वन और मोर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और बाकी जो दो चीजें होनी है, एक तो बेटा इनके एसेट्स भी मर्ज हो जाएंगे, और अगर एक कंपनी की दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है तो अगर एक कंपनी की लायबिलिटी है तो वो भी दूसरी के साथ मर्ज हो जाएगी। ठीक है बेटा। यानी अमलगमेशन में सिंपल जो है ना वो उनका आपस में मर्जर नहीं कंसीडर होगा अनलेस अनटिल उनके बेटा एसेट्स भी आपस में मर्ज होंगे और उनकी लायबिलिटी भी मर्ज होंगी। यहाँ पे लायबिलिटी वाला कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक कंपनी पहले डिपार्टमेंट की डिफॉल्टर थी, उसके खिलाफ कोई टैक्स की डिमांड थी काफी ज्यादा, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, बेटा किसी स्टेज पे वो बैंक करप्ट हो गई या वो डिफॉल्ट कर गई तो उन्होंने बेटा उस कंपनी ने उन्होंने आगे किसी और सेम नेचर ऑफ बिजनेस की कंपनी को वो कंपनी उन्होंने दूसरे मानों में मालिकान ने बेच दी। तो जब आप उनको नई उनके साथ कॉरिस्पॉन्डेंस करेंगे नई कंपनी के साथ तो वो आप इंक्लूडिंग लायबिलिटी ऑफ प्रीवियस कंपनी उसको आप इंटरटेन करेंगे। यानी जो टैक्स की लायबिलिटीज हैं इनकी बेटा डेथ नहीं होती, ये ज़हन में रखना है। एक कंपनी अगर मर्ज हो गई या किसी दूसरी कंपनी में तो उसने अपनी लायबिलिटीज के और अपने एसेट्स के साथ मर्ज होना है। अगर उसका सर कोई जैसे जाज और वारिद हुए हैं मर्ज आपस में। जी बेटा, जी बेटा कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। उन्होंने अपने बेटा एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ मर्ज होना है। एसेट्स में बेटा उसका जो रिफंड है, जो उसका रिफंड रिसीव होना है उसने डिपार्टमेंट की तरफ अगर उसका बनता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी 2021 की रिटर्न दे देती है, अभी उसको रिफंड नहीं मिला, उसने अप्लाई किया हुआ है कि जी मेरा 500 मिलियन का रिफंड बनता है महकमे की तरफ। मीनवाइल वो मर्जर कर लेती है किसी और कंपनी के साथ। तो जो अब नई न्यू जो एग्जिस्टिंग कंपनी बनेगी, जो न्यू एस्टेब्लिशमेंट होगी, तो वो बेटा उसमें उसके वो रिफंड को क्लेम करेगी। ये सिंपल इसमें कंसेप्ट है। ये इतना आपने इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन बेटा देख के तो इसमें आपने कंफ्यूज जो है ना वो नहीं होगा, सिंपल इसमें। और अगर इसमें टैक्स देना होगा तो वो टैक्स भी अदा करेगी। जी बेटा वही दोनों चीजें मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ ना बेटा, एसेट्स भी लायबिलिटी भी। लायबिलिटी में बेटा वही होगा ना, टैक्स होगा उसका, यानी उसका एसेट भी मर्ज होगा और अगर उसकी कोई लायबिलिटी है डिपार्टमेंट की तरफ तो बेटा वो भी उसकी मर्ज होगी। ये बेटा उसकी सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट है। उसमें इसमें ये नीचे थोड़ा सा ज़हन में रखना जरूरी है। ऊपर वो कोई एक कंडीशन दे के आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि जी एक कंपनी एक्स है, उसकी इतनी लायबिलिटी थी, वो कंपनी बी के साथ मर्ज हो गई फलां पीरियड में, तो उसकी इतना टैक्स था, तो उसका क्या बनेगा फ्यूचर में। इस तरह की सिचुएशन वो पूछे तो आपने फौरन ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि मर्जर ऑफ कंपनी मींस मर्जर्स विद एसेट्स प्लस लायबिलिटी, नथिंग एल्स बेटा। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। अच्छा नेक्स्ट, ये बेटा बड़ी सिंपल डेफिनेशन है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एपलेट ट्रिब्यूनल की। एपलेट ट्रिब्यूनल, ये बेटा जो हमने पहले बात की हुई है अपनी ओरिएंटेशन में अपील फोरा वाली,
कि टैक्स पेयर को जब टैक्स लगता है तो वो अपील पे जाएगा, तो कैसे जाएगा। तो एपलेट ट्रिब्यूनल सबसे पहला फोरम बेटा कमिश्नर अपील का होता है, CIR अपील हम उसको कहते हैं, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स। उसके बाद बेटा जाएगा वो एपलेट ट्रिब्यूनल में। एपलेट ट्रिब्यूनल की अपनी जुरिस्डिक्शन है। जैसे अब लाहौर में जो एपलेट ट्रिब्यूनल है वो बेटा लाहौर वाले ऑफिस को भी डील करता है, गुजरांवाला को भी, सियालकोट को भी, और मुल्तान को भी, फैसलाबाद को भी, सरगोदा को भी। जो रावलपिंडी का एपलेट ट्रिब्यूनल है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद वाले जो ऑफिस हैं उनको डील करता है। तो ये बेटा एपलेट ट्रिब्यूनल मींस द एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 130। ये लफ्ज जो बेटा 130 है ना, इसको अपने ज़हन में बिठा लेना आपने। वो ऑब्जेक्टिव में बेटा ये पूछ सकता है कि एपलेट ट्रिब्यूनल मींस द एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 129, 129A, 131A, none of these। तो आपके ये हाफजे में होना चाहिए कि एपलेट ट्रिब्यूनल मींस ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 130 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। जब आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पूरी की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करेंगे तो आपको जो सेक्शन 130 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसके अंदर आपको एपलेट ट्रिब्यूनल की सारी वजाहत नजर आएगी। तो ये बेटा इस हवाले से इंपॉर्टेंट है। आगे बेटा इसके नीचे हमारी जो सर? ये जी बेटा जी सर ये एपलेट ट्रिब्यूनल सर मतलब क्या चीज है सर? कोई कोर्ट है जहाँ पे इनकम टैक्स केसेस जाते हैं, मतलब किस तरह की सर क्या चीज होती है? नहीं बेटा शाबाश। ये बेटा ये एपलेट ट्रिब्यूनल में बेटा सिंगल बेंच भी होता है, डबल बेंच भी होता है। तो दे वर्क लाइक जज ना। अब उसकी कंपोजिशन ये होती है कि उस कंपोजिशन में इनके जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, मेंबर अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है। उसमें बेटा डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर होते हैं। ग्रेड 21 का ऑफिसर जो है ना वो मेंबर बनने का अहल है, या ग्रेड 20 का वो सीनियर ऑफिसर जिसने नेशनल मैनेजमेंट कोर्स यानी नीपा कोर्स कर लिया हुआ है, ग्रेड 20 का सीनियर ऑफिसर है, वो मेंबर ट्रिब्यूनल लग सकता है। तो प्राइवेट भी मेंबर जिसके लगते हैं जो सीनियर वकील हैं, जैसे हाई कोर्ट के सीनियर वकील की बेटा एलिवेशन होती है ना एज ए जस्टिस है, ऐसे ही जो सीनियर वकील हैं हाई कोर्ट के, वहां से भी कुछ लोग ऑन नॉमिनेशन भी आते हैं फॉर पीरियड ऑफ 3 years एज ए मेंबर इनलैंड रेवेन्यू, लेकिन उनकी तादाद कम होती है, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स बेटा ज्यादा होते हैं। अब ट्रिब्यूनल के पास इख्तियार है, जब कमिश्नर अपील पहले फैसला करेगा उसके बाद ट्रिब्यूनल में जो है ना वो टैक्स पेयर जा सकता है। टैक्स पेयर के पास ये भी राइट है बेटा कि वो डायरेक्ट भी ट्रिब्यूनल में जा सकता है, कि वो टैक्स पेयर के पास कमिश्नर अपील में ना जाए, वो डायरेक्ट बेटा ट्रिब्यूनल में भी जा सकता है। ट्रिब्यूनल में सरकारी वकील पेश नहीं होता, ट्रिब्यूनल में DR होता है, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव। अब जैसे लाहौर ऑफिस है तो लाहौर ऑफिस से ग्रेड 19 का कोई 18 का सीनियर डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर लेवल का बंदा बेटा बतौर DR जो है ना वो ड्यूटी करता है, आके सरकारी केस को प्लीड करता है, और दूसरी तरफ पार्टी का बेटा वकील होता है। बेहतरीन हो गया सर। हाँ अच्छा, नेक्स्ट बेटा आगे हम आते हैं अप्रूव्ड ग्रेजुएटरी फंड में। अप्रूव्ड ग्रेजुएटरी DR से क्या बनता है सर? DR स्टैंड्स फॉर? DR स्टैंड्स फॉर बेटा डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव। हाँ डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव बेटा। जब भी आपको ट्रिब्यूनल का आर्डर पढ़ेंगे ना, अगर आप में से कोई दोस्त कहीं वकील है, प्रैक्टिस करता है, या किसी का कोई अजीज प्रैक्टिस करेगा, तो ट्रिब्यूनल के आर्डर में बेटा लिखा होगा, ऊपर केस का नाम होगा, टैक्सियर होगा और रिस्पोंडेंट होगा, आगे उसके DR का नाम लिखा होगा बाकायदा कि फलां ऑफिसर ने आके ये केस प्लीड किया था। अच्छा नेक्स्ट बेटा है अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड। ये सिंपल सी 3-4 डेफिनेशन है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज भी नहीं है, इतनी खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड
approved gratuity fund means a gratuity fund approved by the commissioner in accordance with part 3 of the 6th schedule. सिंपल। अब आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पे अब आपने थोड़ा सा रटा लगा लेना है कि अगर ये डेफिनेशन वो पूछेगा तो कैसी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड मींस ए ग्रेजुएटी फंड अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर। यहाँ पर वो कमिश्नर की जगह पे वर्ड को चेंज कर सकता है, चीफ कमिश्नर कर सकता है, एडिशनल कमिश्नर कर सकता है, या बोर्ड कर सकता है। अप्रूव्ड बाय द बोर्ड भी करेगा तो वो भी गलत हो जाएगा। अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर इन अकॉर्डेंस विद, आगे ये जो बेटा है पार्ट 3 ऑफ 6 शेड्यूल, ये आपने जेन में रख लेना कि वो ग्रेजुएटी फंड जो कमिश्नर ने अप्रूव किया है इन अकॉर्डेंस विद पार्ट 3 ऑफ द 6th शेड्यूल। अब बेटा पार्ट 3 ऑफ 6 शेड्यूल क्या है, उसके अंदर एक क्राइटेरिया दिया गया होगा कमिश्नर को कि उसने किस किस फंड को अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड जो है ना वो अप्रूव करना है। अब ये अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड का मतलब क्या है, जैसे गवर्नमेंट में सरकारी मुलाजमीन को ग्रेजुएटी मिलती है एट द स्टेज ऑफ रिटायरमेंट, ऐसे ही बेटा कुछ जो कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, वो बेटा अपनी एम्प्लॉइज के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स रखती हैं। वो अपनी बैलेंस शीट में मतलब महाना उनकी डिडक्शंस करके वो अपनी बैलेंस शीट में उस फंड को वो शो करती हैं। तो ड्यूरिंग ऑडिट डिपार्टमेंट उनसे पूछ सकता है कि जी आपने ये अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड में इतने 100 मिलियन रखा हुआ है, तो क्या ये फंड आपका अप्रूव्ड है? तो लिहाजा उन्होंने इस सारी चीजों की वो पहले अप्रूवल जरूरी होती है, क्योंकि उसकी एक परसेंटेज है, एक तरीकाकार है कि जी इसके तहत जो है ना वो उनकी डिडक्शन करेंगे और इतनी अमाउंट की करेंगे। ये इसका बेटा मतलब है। तो आपको ये पार्ट 3 और 6 शेड्यूल ये जेन में जरूर रखना है। नेक्स्ट बेटा ये मिलती जुलती 5-6 डेफिनेशंस हैं। अप्रूव्ड एन्युटी प्लान, ये सेक्शन 3 ये है, मींस एन एन्युटी प्लान अप्रूव्ड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 एंड ऑफर्ड बाय ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सो एंड। ये नीचे बेटा जो तकरीबन हमारी 5 डेफिनेशन सिर्फ इसी ही एक कंसेप्ट की बुनियाद पर है। अप्रूव्ड एन्युटी प्लान, आगे नेक्स्ट बेटा है अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान, आगे है बेटा अप्रूव्ड पेंशन फंड, आगे बेटा है अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट पेंशन और एन्युटी स्कीम, और लास्ट है बेटा 3E अप्रूव्ड ऑक्यूपेशनल सेविंग्स स्कीम, और 4 में है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। सुपर एनुएशन मींस रिटायरमेंट फंड। ये सारी बेटा वो कौन सी चीजें हैं जो आपकी जो वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स हैं 2005 के, ये रूल्स किसके हैं? SCCP के, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। उनके तहत जो ये बनेगा उस वो अप्रूव्ड है। सिंपल ये आपने जेन में रख लेना है कि वो इधर आपसे वो डेट कंफ्यूज कर सकता है कि वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 की जगह पे 2006 कर सकता है, 7 कर सकता है, 4 कर सकता है, और ऊपर आपको वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जगह पे कोई और लफ्ज डाल दे। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नीचे वो जो रूल्स 2005 है, इनके तहत ये जो सारे अप्रूव्ड होंगे दैट विल बी कंसीडर्ड अप्रूव्ड। बाकी लैंग्वेज वही है और इसमें कोई चीज जो है ना वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आखिर में जो बेटा हमने ऊपर अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड और एक नीचे है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, ये दोनों मिलते जुलते हैं। ग्रेजुएटी कुछ कंपनीज में बेटा वो मखसूस टाइम बना देते हैं कि जो बंदा हमारे पास 20 साल जॉब करेगा उसके बाद हम उसको इतनी अमाउंट की ग्रेजुएटी दे देंगे। सुपर एनुएशन मींस रिटायरमेंट है,
रिटायरमेंट की एज वो मुकर्रर कर देते हैं कि इस एज के ऊपर बंदा रिटायर हो जाएगा तो उसको जो है ना ये जो है ना वो बेनिफिट्स कंपनी देगी। तो ये बेटा दोनों चीजें, सॉरी बेटा, दोनों चीजें वो होंगी जो अप्रूव्ड हैं बेटा। Approved superannuation fund means a superannuation fund or any part of a superannuation fund approved by the commissioner in accordance with part 2 of the 6th schedule। अब इधर वो आपको बेटा कंफ्यूज कर लेगा, करने की कोशिश करेगा, अल्लाह ना करे कि आप कंफ्यूज हो, कि वो अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड में पार्ट 3 ऑफ 6th शेड्यूल है और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में पार्ट 2 ऑफ 6th शेड्यूल है। यानी ये ऑब्जेक्टिव में सिंपल जो है ना वो चीज जो है ना वो बेटा पूछ सकता है। ये सर ये अगर सर सॉरी अगर ये अप्रूव्ड ना हो, मतलब अप्रूव्ड एससीसीपी से होने का सर पर्पस इसका क्या हो सकता है? इसका बेटा शाबाश शाबाश, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस क्वेश्चन। इसका बेटा पर्पस ये होता है कि जो बेटा हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना बेटा, ये अपने डॉक्यूमेंटेशन अपरेंटली तो डॉक्यूमेंटेशन करती हैं, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ज्यादा हाई लेवल की टैक्स इवेजन करती हैं। तो अप्रूवल बेटा ये जरूरी होती है कि जो भी उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हैं, वही चीज वो एफबीआर को दे। हम बेटा जब इनके ऑडिट करते हैं तो हमारे पास डिक्लेरेशन और होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इनकी बेटा डिक्लेरेशन ही और होती है। और जब ये डिफरेंट कमर्शियल बैंक से बेटा लोन लेती हैं कंपनी से, उनके पास इनके एसेट्स की स्टेटमेंट्स ही और होती हैं। यानी ये डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिफरेंट डाटा देती हैं। इसलिए बेटा उसको लिंक इसलिए किया गया है कि ये वो डाटा जो सारे इदारों से एक ही हो और अप्रूव्ड हो, उस फंड की हम इनको कंसेशन देंगे। अप्रूवल बेटा इसलिए जरूरी होती है क्योंकि अब देखो ना कई ऐसी बेटा कंपनीज हैं जिनके 5-5, 10-10 बेटा 15-15 हजार एम्प्लॉई हैं। अगर उनकी बेटा वो 500 या 400 भी महाना डिडक्शन करती हैं तो आप अंदाजा करें बेटा कितने पैसे बनते हैं वो। हाँ, तो इसलिए बेटा इनका वो अप्रूवल वाला और बेटा जो है ना सिस्टम डॉक्यूमेंटेड वाला वो बेटा बहुत जरूरी है। सर ये भी तो हो सकता है कि एक कंपनी सुपर एनुएशन फंड रखे लेकिन अपने जो वर्कर्स है सर उनको ना दे, उन तक ना पहुंचाए सर, ये भी पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, बिल्कुल ये पॉसिबल है कि वो पहले रखते जाएं और आखिर में मतलब वर्कर्स को प्रॉपर ना दे। ये भी तो पॉसिबिलिटी है क्योंकि वर्कर्स ने हमारे पास नहीं आना बेटा, कंपनीज के वर्कर ने एफपीआर के पास तो नहीं आना कि जी मुझे कंपनी ये ग्रेजुएटी नहीं दे रही। वो तो बेटा उनकी एक अपनी पॉलिसी होगी, इसमें वो बिल्कुल वो बेटा गड़बड़ कर सकते हैं। आगे बेटा अभी हम थोड़ा तेज चलते हैं क्योंकि आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारी आ रही है। कोई और बेटा क्वेश्चन हो तो आपने नोट करते जाना है क्योंकि कुछ आज बेसिक चीजें हमने आखिरी 10 मिनट सेल्स टैक्स के ऊपर भी बेटा लगाने हैं। अच्छा आगे बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, वो है असेसमेंट की। इसके ऊपर हमने बेटा 5 मिनट लगाने हैं। इसको जो सिर्फ इधर लिखी हुई है वो नहीं करनी हमने। इसके ऊपर मैं बेटा जोर इसलिए लगा रहा हूं कि इंशाल्लाह अगर आपको डेफिनेशंस की बेटा समझ आ गई ना तो आगे हम इंजॉय भी करेंगे और सीखेंगे भी। वरना ये मैं बुकश भी पढ़ के जल्दी जल्दी भी इनको क्लियर कर सकता हूँ, मेरे लिए बड़ा आसान है। लेकिन ये बेटा हमारी आवर डेफिनेशन पोर्शन इज फाउंडेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये बेटा ज़हन में रखना है। आप इसको समझेंगे तो आगे आपको मजा आएगा पढ़ने में। अगर खुदा ना खास्ता बेटा हमें इसकी समझ ना आई तो फिर हमें बेटा आगे भी समझ नहीं आनी। और मैं ये चाह रहा हूं कि इंशाल्लाह आप इसको इतना अच्छे तरीके से समझ लें कि आप आगे भी लोगों को समझाएं कि भाई ये होती है असेसमेंट और ये मतलब है बेसिक कंसेप्ट इस चीज का। तो ये बेटा वर्ड है हमारा असेसमेंट का। यहाँ पे देखें बेटा बुकिश डेफिनेशन पहले देखते हैं क्या है।
assessment includes provisional assessment, reassessment and amended assessment, and the cognate expressions shall be construed accordingly. अब इसके अंदर बेटा वो कह रहा है assessment means provisional assessment, दूसरा लफ्ज है बेटा रीअसेसमेंट। फिर बेटा है अमेंडेड असेसमेंट। अब यहाँ पे मैं आगे एक लफ्ज और ऐड करने लगा हूँ, डीम्ड असेसमेंट। एक बेटा मैं इधर और लफ्ज लिखने लगा हूँ, एक्स पार्टी असेसमेंट। ये बेटा लिखा आ रहा नजर सबको? जी आ रहे। हाँ, इसको बेटा आप दिल में बिठा लेना, इन 5 कंसेप्ट को ज़हन में रखना। एक बेटा असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, रीअसेसमेंट, अमेंडेड असेसमेंट, डीम्ड असेसमेंट और एक्स पार्टी असेसमेंट। इंतहाई सिंपल है, देख के परेशान नहीं होना कि दानिश साहब ने हमें पहले दिन कितनी मुश्किल मुश्किल चीजें बेटा पढ़ानी शुरू कर दी है। तो मेरी मजबूरी है कि अल्फाबेट में डेफिनेशन जी ये आती है। अच्छा, उसमें बेटा पहले हमने बात की कि हमारे पास है यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम, यूएसएएस जिसको हम कह रहे हैं, कि जो बेटा टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर कर दिया, दैट इज कॉल्ड डीम्ड असेसमेंट। अभी हम इस सेक्शन में नहीं पढ़ेंगे, ये किस सेक्शन में, ये 120 सेक्शन में, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सेक्शन बाद में इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे, वो रट्टा भी लगा लेंगे आप, वो रट्टा आपका मेरी निस्बत ज्यादा कामयाब होगा। लेकिन अभी हमने कंसेप्ट को बेटा अंडरस्टैंड करना है कि टैक्स पेयर ने अपनी मर्जी से गोशवारा दे दिया तो वो कानूनी तौर पर एक्सेप्ट हो गया, उसने ₹1,00,000 इनकम शो कर दी, या इवन उसने बेटा 0 इनकम शो कर दी, या उसने 8 लाख इनकम शो कर दी, तो वो डीम्ड असेसमेंट है, वो उसकी यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत कबूल हो गए। अच्छा, उसके बाद बेटा एक वर्ड है प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट को हम कहते हैं टेम्परेरी असेसमेंट। अब ये वैसे लॉ में खत्म हो चुकी है, इसके लिए पहले एक सेक्शन होता था 122C इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, अब वो खत्म हो गया हुआ है 2 साल पहले। उसका मतलब बेटा ये होता था कि अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी परचेज करता है तो डिपार्टमेंट उसके खिलाफ ऑर्डर कर देता था कि जी आपने ये प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदी है। अगर वो पहले था 60 दिन का पीरियड, कि अगर 60 दिन के अंदर अंदर टैक्स पेयर जवाब जमा करवा दे, यानी जवाब का मतलब है अपनी रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा दे, तो वो बेटा प्रोविजनल असेसमेंट ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाती थी। वो टेम्परेरी असेसमेंट उसको हम कहते थे, प्रोविजनल असेसमेंट, कि अगर बंदे ने रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा दी तो वो बेटा जो 122C का ऑर्डर था वो कानूनी तौर पर ही खत्म हो गया, विकेट हो गया। उसके बाद डिपार्टमेंट के पास क्या इख्तियार होता था कि उसने गाड़ी खरीदी 20 लाख की, लेकिन उसने जवाब दे दिया कि जी मैंने तो गांव में रखी हुई थी भैंसें 15, तो मैंने 15 भैंसें बेच के 20 लाख कमाया है, तो उससे मैंने गाड़ी खरीद ली है। सबूत उसने साथ कोई नहीं लगाया, तो महकमा उसका 122C तो खत्म कर देगा, लेकिन उसको दोबारा एक आध नोटिस देगा शो काज देकर, तो दोबारा उसको
रीअसेस करेगा, दोबारा ऑर्डर कर देगा, प्रोविजनल असेसमेंट खत्म हो जाएगी, क्योंकि कानून में लिख दिया गया था कि अगर इस ऑर्डर के बाद बंदा 60 दिन के अंदर अंदर जवाब जमा करवा दे तो वो खत्म हो जाएगी। फिर बाद में वो पीरियड 60 से 45 दिन का खत्म कर दिया गया, अब वो प्रोविजनल असेसमेंट वैसे ही खत्म हो गई। तो रीअसेसमेंट बेटा वैसे जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि रीअसेस करना यानी दोबारा असेस करना, कि एक बंदे की बेटा असेसमेंट हो चुकी है, ऑडिट में केस आ गया, तो आप उसको रीअसेस करेंगे। कोई डिस्क्रिपेंसी निकल आती है, मैंने 5 लाख आमदनी शो की, मेरी दुकान बहुत बड़ी है, आपने जाके लोकल विजिट किया, आपने मुझे कहा नहीं दानिश साहब आपकी आमदनी 5 लाख नहीं बनती, आपकी तो आमदनी बनती है 8 लाख रुपया, लिहाजा आपने 5 लाख पर 25,000 टैक्स जमा करवाया था फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका 8 लाख पर टैक्स बनता है, आप 20,000 रुपया और टैक्स जमा करवाएं, तो ये बेटा हो जाएगी रीअसेसमेंट। अब आगे है बेटा अमेंडेड असेसमेंट। अमेंडेड असेसमेंट ये है कि जो एक असेसमेंट पहले आपने रीअसेसमेंट कर दी, उसमें भी कल को कोई और चीज मेरे खिलाफ निकल आती है कि जी मैंने इतना जो है फलां जगह पर एक इन्वेस्टमेंट की थी, डेमो में ये चीजें मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस की हैं काफी जोर से, तो वो बेटा मुझे डिपार्टमेंट कन्फ्रंट करवाएगा कि जनाब आप ये इसका सबूत दे। अगर मैं बेटा सबूत देने में कामयाब नहीं होता तो वो जो मेरी पहली रीअसेसमेंट है, महकमे के पास इख्तियार है, महकमा मेरी दोबारा असेसमेंट को अमेंड कर देगा, उसको हम अमेंडेड असेसमेंट कहेंगे। आखिरी बेटा आ जाएगी एक्स पार्टी असेसमेंट। जब महकमा मुझसे नोटिसबाजी कर रहा होगा, मुझे नोटिस लीगली कॉरिस्पॉन्डेंस हो रही होगी, अगर मैं जवाब नहीं देता, एक शक्ल तो ये है कि मुझे पता ही ना चले, नोटिस मेरे गांव में जा रहे हैं, मैं अब लाहौर चला गया हूँ, मैं उधर जाके कोई कारोबार कर रहा हूँ, कहीं मुलाजमत कर रहा हूँ, मैंने एक गाड़ी खरीदी, फिर मैंने वो बेच दी, लेकिन कागजों में वो बेटा मेरे नाम ही चल रही है, तो वो जो असेसमेंट होगी विदाउट रिप्लाई फ्रॉम टैक्स पेयर साइड, दैट इज कॉल्ड एक्स पार्टी असेसमेंट, उसको हम एक्स पार्टी असेसमेंट कहेंगे। ये बेटा असेसमेंट वाला जो है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार बेटा आगे चीजें इस्तेमाल होनी है। अब इसके साथ ही एक लफ्ज यूज होगा बेटा असेसमेंट ईयर का, उसको भी हम यहाँ पर ही क्लियर कर लेते हैं। असेसमेंट ईयर्स मींस बेटा है टैक्स ईयर। ये मैं इसको इधर जो है ना खत्म करता हूँ, उस कंसेप्ट को भी मैं यहाँ पे आपको जुबानी बता देता हूँ, आगे डेफिनेशन जहाँ पर भी आएगी हमें सीखने में इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। सर जी बेटा। सर डीम्ड असेसमेंट क्या है? बेटा मैं आपको बता रहा हूँ ना, डीम्ड असेसमेंट बेटा वो असेसमेंट है जो लॉ ने टैक्स पेयर को अंडर यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम ये सहूलत दे दी है कि वो जो भी रिटर्न जमा करवाएगा, यानी जो मर्जी वो इनकम शो करके जो फर्स्ट अपनी रिटर्न वो बेटा जमा करवा सकता है, वो रिटर्न बेटा जो वो उसकी पहली बेटा जो सबमिशन ऑफ रिटर्न है ना बाय हिज ओन मोशन, वो बेटा डीम्ड असेसमेंट कहलाती है। और सर ये थोड़ा सा एक्स पार्टी का भी बता दें। दी एक्स पार्टी बेटा जब डिपार्टमेंट किसी टैक्स पेयर को कॉरिस्पॉन्डेंस करती है, उसकी कोई ऑडिट में डिस्क्रिपेंसी आ जाती है या उसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर ली है, मसलन आजकल बेटा हमारे पास डाटा हम लेते हैं सब रजिस्ट्रार से कि पूरे साल में जिन लोगों ने 50 लाख से 20 लाख से बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी है, वो डाटा सारा एफबीआर के पास आ जाता है। हम टैक्स पेयर को नोटिस भेजना बेटा शुरू कर देते हैं, वो जवाब ही नहीं देता, उसको नोटिस नहीं मिलता, या उसका कोई वकील है कोई खतरनाक, तो वो कहता है कि जनाब कोई मसला नहीं, आगे हम कमिश्नर अपील के पास चले जाएंगे, महकमे को टैक्स लगाने दें। तो वो जो बेटा ऑर्डर होगा उसको हम एक्स पार्टी असेसमेंट कहेंगे, विदाउट रिप्लाई ऑफ टैक्स पेयर, वो बेटा एक्स पार्टी असेसमेंट कहता है।
ओके सर। सर तो सर उसकी ये असेसमेंट कौन करेगा फिर, यानी कि एक्स पार्टी जब वो एक्स पार्टी रिप्लाई भी नहीं कर रहा आपको नहीं यानी कि टैक्स में। जी 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 बेटा, पूछे पूछे बेटा। सर जिस तरह आप बता रहे हैं कि महकमे ने उसको नोटिस दे दिया और वो रिप्लाई नहीं कर रहा उसको, तो सर फिर वो क्या करेगा महकमा उसके नहीं, खिलाफ? उसका बेटा ये होगा ना कि जो महकमे के पास बेटा इंफॉर्मेशन मौजूद है उसकी बुनियाद पे वो उसका ऑर्डर कर देंगे। अगर महकमे के पास एक है इंफॉर्मेशन के जिसने वहां पे 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ली है, ठीक है, या महकमा उसकी बैंक स्टेटमेंट मंगवा लेता है, बैंक स्टेटमेंट में उसकी वो करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन साबित हो जाती है और वो जवाब नहीं देता, तो महकमा 1 करोड़ रुपए पर ऑर्डर कर देगा, जो उसका टैक्स बनेगा उसको लगा देगा। ठीक है सर। सर हाँ, ये यानी जो सर ये सॉरी बेटा, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड होगी ना उसकी बुनियाद पे महकमा ऑर्डर कर देगा। सर ये जो रीअसेसमेंट है और अमेंडेड असेसमेंट है सर, ये ऑलमोस्ट एक ही चीज नहीं है? क्योंकि सर जब आप एक नहीं, ये बेटा एक ही चीज है, लेकिन अमेंडेड और री में फर्क बेटा ये है कि अमेंडेड बार बार अमेंडमेंट हो सकती है। ठीक है सर। हाँ, यानी एक असेसमेंट रूटीन में हो गई, ऑडिट आ गया, वो रीअसेस हो गया। ऑडिट के बाद 2 साल बाद उस साल में उस टैक्स पेयर का कोई और निकल आता इशू, तो वो बेटा उसकी दोबारा जब वो असेसमेंट होगी तो वो अमेंडेड असेसमेंट कहलाएगी। मतलब उसका एक ही है। हाँ जी। और अच्छा, सर अब एक से सर ज्यादा दफा असेसमेंट होगी तो वो अमेंडमेंट असेसमेंट होगी। जी बेटा, मतलब सर अगर एक से ज्यादा दफा असेसमेंट होगी तो वो अमेंडेड असेसमेंट में आ जाएगी सर वो बात। नहीं बेटा, उसमें बिल्कुल वो बेटा अमेंडेड असेसमेंट कहलाएगी। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे हमने पढ़ना है बेटा असेसमेंट ईयर। सर ये हमारे यहाँ तो अभी मेरे कजन ने भी प्रॉपर्टी खरीदी है, वो तो मतलब 5 साल बाद 10 साल बाद सारा टैक्स पे करते हैं। जो बंदा अगला खरीदता है वो पिछला टैक्स देता है कि भाई इसकी अब जिस तरह रजिस्ट्रार के पास जाते हैं जी 6% है 7% है, वो जो कलेक्ट करते हैं वो तो इस तरह होता है या नहीं साल के बेटा, साल दोबारा जमा कराना पड़ता है। क्वेश्चन सर दोबारा बेटा पूछे। मैं सर ये कह रहा था कि जैसा भी मेरे कजन ने प्रॉपर्टी खरीदी है वो जितना भी टैक्स था उसने दिया है, हालांकि वो 5 साल 7 साल बाद जिस बंदे ने बेची 7 साल बाद बेची उसने तो कोई टैक्स नहीं दिया था, उसने नहीं बेटा, खरीदी है अभी टैक्स देखे, मैं बेटा अर्ज करता हूँ कि हमारी बेटा सारी कॉरिस्पॉन्डेंस चल रही है डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे ना। अब ऐसे प्रॉपर्टी में ऐसे बेटा बहुत सारे लोग काम करते हैं मिडल मैन के तौर पे ना, कि फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी मेरी है बेटा, मैंने एक आप में से कोई बच्चा एक अरसलान, वो मुझसे खरीद लेता है, जबानी कलामी खरीद लेता है, साल 2 साल बाद वो आगे किसी बंदे को बेच देता है। यानी अरसलान साहब ने मुझसे इंतकाल करवाया ही नहीं होता, मुझसे इंतकाल आगे एक अबू बकर नाम का बंदा है वो करवा लेता है। अरसलान साहब तो दरमियान में से निकल गए ना, क्योंकि उनका तो कहीं इंतकाल में नाम ही नहीं आया। महकमे ने डायरेक्ट अबू बकर को पूछना है कि जी आपने ये चीज कहाँ से खरीदी, कैसे खरीदी, कितनी अमाउंट की खरीदी। तो उस पर टैक्स कौन देगा, अरसलान देगा या अबू बकर देगा? वो जो मतलब आपसे जो अबू बकर है उस अबू बकर ने जिससे बेटा खरीद थर्ड डिपार्टमेंट पार्टी ने बेटा डिपार्टमेंट टैक्स लेता है खरीदने वाले से, बायर से, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो इन्वेस्टर है उससे। जो सेलर है उससे नहीं पूछेगा, सेलर की तो हो सकता है अपनी हो, लेकिन अगर सेलर बायर का भी काम कर रहा है, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस हैं, तो वो फिर डेफिनेटली वो भी पूछा जाएगा। लेकिन पहला इंस्टेंस में, फर्स्ट इंप्रेशन में डिपार्टमेंट जो है बेटा वो बायर से पूछेगा, जो इन्वेस्टर है वो उससे पूछा जाएगा, वो XYZ कोई भी हो बेटा। हम बेटा आगे चलते हैं, हमारी स्पीड काफी स्लो है बेटा। अच्छा ये बेटा इसके अंदर असेसमेंट के अंदर आप बेटा असेसमेंट ईयर, इसको बेटा हम टैक्स ईयर भी कहते हैं। यानी ये वही है कि 1 जुलाई 2020 या कोई भी आप ले लें, वो बेटा अगले साल तक 30 जून 2021 तक
ये बेटा टैक्स ईयर होगा, यही उसी का असेसमेंट ईयर भी है। ठीक होगा बेटा कि जो टैक्स ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर्स जिसमें जो उसने ट्रांजैक्शंस जो है ना वो की हुई है ना, वो उस हिसाब से आप उसको देखेंगे। एक साल के अंदर जो उसकी ट्रांजैक्शंस है ना, वो टैक्स ईयर का कंसेप्ट बहुत जरूरी है कि एक माली साल के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो उसी टैक्स ईयर टू टैक्स ईयर जो है ना वो ट्रांजैक्शन बेटा चलेंगी, तो वो आगे जो है ना वो आपकी स्टेटमेंट का बेटा हिस्सा बनती जाएगी। अच्छा नेक्स्ट बेटा ये हमारी डेफिनेशन है एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ये बेटा बड़ी सिंपल है, इसमें दो या दो से ज्यादा लोग जो मिलकर कारोबार करते हैं, apparently that is called association of persons। तो अब आगे बेटा इसकी डेफिनेशन देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग है। includes a firm or a Hindu undivided family, any artificial juridical person and any body of persons formed under a foreign law but does not include a company is called association of persons। ये डेफिनेशन आपने ज़हन में रखनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आगे बेटा पार्टनरशिप भी हो सकती है सर कुछ जी बेटा पार्टनरशिप भी सर इसी को पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। पार्टनरशिप बिल्कुल बेटा कह सकते हैं। पार्टनरशिप बेटा जो है ना वो आपकी एक है बिजनेस टर्मिनोलॉजी है पार्टनरशिप। तो टैक्स की लैंग्वेज में होगा जब दो पार्टनर मिलके बिजनेस करेंगे तो वो एक पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, उस पार्टनरशिप डीड की बुनियाद पे उनको एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस का अलग एंटियन मिलेगा। यानी अगर आप में से एक बच्चा अरसलान है, एक बच्चा इफ्तिखार है, एक बच्चा ज़ीशान है, तीन बच्चे मिलके पार्टनरशिप डीड बनाते हैं और वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस बना लेते हैं, उसका नाम वो कोई भी आप रख लेते हैं, तो वो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की लैंग्वेज में जो एक लीगल पर्सन एस्टेब्लिश होगा, दैट विल बी कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्संस। अच्छा आगे बेटा है बैंकिंग कंपनी मींस अ बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस। जी जी बेटा सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन इनके बारे में थोड़ा सा बता दें प्लीज। हाँ ठीक है बेटा, उसमें देखो ना बेटा अब हमारी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने ये कह दिया ना कि जिसके अंदर एक फर्म है दो या दो से ज्यादा लोगों की, लेकिन ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन की ही कैटेगरी में आएगी। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई भी फैमिली हो सकती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो वो हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की लैंग्वेज में जो लीगल पर्सन बनेगा वो क्या कहलाएगी, वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस कहलाएगी। एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के कोई आप आर्टिफिशियल मींस बेटा टेम्परेरी तौर पर आपको ये एक बॉडी बना लेते हैं, जैसे ये एनजीओज एनपीओज टाइप बनाते हैं ना लोग टेम्परेरी तौर पर, तो वो मतलब इसमें नॉन प्रॉफिट के तौर पर भी वो चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना, लेकिन वो होंगी स्मॉल लेवल पे। जो आपकी एनजीओज एनपीओज रजिस्टर्ड होती है ना वो बेटा कंपनी की कैटेगरी में चली जाती है। ये मतलब कोई भी आप कह लें कि एक कोई टेम्परेरी अगर आप अरेंज करते हैं फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको आप आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जो है ना वो कह सकते हैं, एक टेम्परेरी अरेंजमेंट कह लें आप। फॉर बिजनेस एक साल आपने बनाई, उसके बाद आप इसको खत्म भी कर सकते हैं। सिंपल आप अपनी एक डिसोल्यूशन डीड बनाएंगे कि हमने ये कंपनी डिसॉल्व कर दी, तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। ये इसका बेटा मतलब है। आगे बेटा बैंकिंग कंपनी मींस ए बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962। इसमें बेटा ये जो लफ्ज 1962 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़हन में रखना है बैंकिंग कंपनीज की डेफिनेशन में। नेक्स्ट बेटा हमारी डेफिनेशन है बोर्ड। बोर्ड मींस द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू
established under Central Board of Revenue Act 1924। ये हम FBR की हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि जो आपका पुराना CBR है इसका पहला एक्ट 1924 में बना था। और आगे क्या है, एंड ऑन दी कमेंसमेंट ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे द बेटा द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 देयर ऑफ। अब ये सेक्शन 3 जरूरी है, FBR एक्ट 2007 जरूरी है और CBR एक्ट 1924 बेटा जरूरी है। ये बेटा 3 पॉइंट्स इसमें जरूरी है बोर्ड की डेफिनेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आगे नेक्स्ट बेटा डेफिनेशन है बोनस शेयर की, इंक्लूड्स बोनस यूनिट्स इन ए यूनिट ट्रस्ट। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। आगे बेटा डेफिनेशन है बिजनेस की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, फिर हमने कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको सेल्स टैक्स की करवानी, फिर हमारा टाइम भी क्लोज हो रहा है। बिजनेस बेटा, बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन और एडवेंचर concern in the nature of trade, commerce, manufacture, profession or vocation, but does not include employment। यानी मुलाजमत के अलावा जितनी भी ये आपकी बेटा ट्रांजैक्शंस हैं इन द नेचर ऑफ ट्रेड आर कॉल्ड बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें कोई भी वो नीचे दे के आपको डेफिनेशन में पूछ सकता है बेटा। हाँ सॉरी, ये बेटा वो बिजनेस जो है ना वो कहलाएगा। ये बेटा 10 डेफिनेशंस हैं, आज हमने 20 करनी थी लेकिन ये थोड़ा सा टाइम हमारा ज्यादा इसमें लगा, लेकिन मुझे उस चीज की खुशी है कि चलो आपको इसमें से कुछ ना कुछ चीजें बेटा समझ में आई होंगी। अच्छा अब बेटा हम ना थोड़े से लगाते हैं 5 मिनट सेल्स टैक्स पर, फिर हम ओवर करते हैं। और इसके रिलेटेड बेटा कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आपने काइंडली नोट कर लेना है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के शुरू में पहले जो 2 से 3 मिनट है 4 मिनट है वो बेटा हम क्वेश्चन आंसर जो है ना वो इसके रिलेटेड जो है ना वो करेंगे। आप काइंडली उनको नोट कर लें। अभी मैं आपको बेटा सेल्स टैक्स के जो 2-3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो हम बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले मैंने बेटा पेपर्स देखे हैं, वो भी इंशाल्लाह हम साथ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सेल्स टैक्स में बेटा ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी ज़हन में रखना। सेल्स टैक्स एक्ट में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हमें ज्यादा फायदा होगा क्योंकि वो थोड़ा सा है भी बेटा आसान है।